आज के दोस्तों वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो है दोस्तों विज्ञान चैप्टर नंबर दोस्तों 11 है। चैप्टर का नाम दोस्तों वैद्युत धारा। चैप्टर का नाम दोस्तों वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है दोस्तों आवेश किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम वैद्युत आवेश के बारे में समझें, थोड़ा हम इसके कुछ पहलू को हम समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक है सोडियम है दोस्तों, जिसका प्रतीक दोस्तों क्या होता है, Na होता है दोस्तों। सोडियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, Na। ये सोडियम है दोस्तों। और इस तरफ आप लोग देख सकते होंगे दोस्तों क्लोरीन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, क्लोरीन। और इसका प्रतीक दोस्तों Cl होता है। और इनका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दोस्तों वह होता है 2 8 1। कितना होता है दोस्तों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 2 8 1। यानी दोस्तों इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कितना होता है दोस्तों, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक 17, यानी दोस्तों 2 8 और 7। एक सेकंड दोस्तों, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों वह कितना होगा दोस्तों, 2 8 और 7 होगा। ठीक दोस्तों, यह होता है दोस्तों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों किसी भी पदार्थ का यह इच्छा होती है, यह मंशा होती है उसकी कि वह अपने बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। किसी भी पदार्थ की दोस्तों, जिसे अष्टक का नियम कहते हैं, किसी भी पदार्थ या तत्व के इच्छा होती है या फिर नियम होता है दोस्तों कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी दोस्तों वह अष्टक के नियम का पालन करे। तो दोस्तों यहाँ सोडियम के जो परमाणु में देखेंगे बाहरी कक्ष में दोस्तों, तो इसके बाहरी कक्ष में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है। और दोस्तों क्लोरीन के जो बाहरी कक्ष में आप लोग देख सकते होंगे, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका अष्टक पूर्ण नहीं है। और दोस्तों एक बात और याद रखिए कि कोई भी तत्व अपनी सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। कोई भी तत्व अपनी सामान्य अवस्था में दोस्तों उदासीन होता है। यानी दोस्तों उदासीन कहने का अर्थ है कि दोस्तों किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब थोड़ा देखिए, यदि सोडियम को अपना 8 अष्टक पूर्ण करना है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में पूर्ण करना है, तो क्या करेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन को या तो हटाएगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ग्रहण करेगा, तभी जाके इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होंगे दोस्तों। तो क्या होता है, और इसी प्रकार क्लोरीन में होता है, या तो क्लोरीन के देखिए यहाँ पर बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। तो दोस्तों ये लोग साझेदारी आपस में करते हैं कि चलो मैं 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं, आप मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए, आपका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और मैं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लूंगा। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों साझेदारी कर लेते हैं। और दोस्तों किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता, किसी तत्व में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या समझे दोस्तों, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब दोस्तों यदि कोई तत्व दोस्तों इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, एक सेकंड दोस्तों, यदि कोई तत्व दोस्तों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मानिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, वह निकल रहा है। तो दोस्तों यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और इसमें देखिए दोस्तों ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें आकर ऐड हो रहा है, ठीक, यहाँ पर मानते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ रहा है। ठीक दोस्तों, तो वैसे तो इस वाले कक्ष में जुड़ेगा, बाहरी वाले कक्ष में, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, जुड़ रहा है। जो तत्व दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पर जो आता है धन आवेश होता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर धन आवेश आता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या आता है दोस्तों, ऋण आवेश। वो कैसे दोस्तों, क्योंकि किसी भी तत्व में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है।
जब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की दोनों की जब संख्याएं बराबर हैं दोस्तों, तो तत्व क्या है, उदासीन है। क्योंकि दोस्तों जितना इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो दोनों क्या है, इक्वल हुए दोस्तों, इक्वल हुए यानी न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। जब उदासीन होंगे दोस्तों तो इसमें कोई आवेश होगा ही नहीं। परंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी तो माइनस चार्ज कम अथवा ज्यादा होगा, केवल माइनस चार्ज, क्योंकि प्लस चार्ज नाभिक से तो प्रोटॉन निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी यानी निगेटिव चार्ज कम अथवा ज्यादा होगा। यदि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यदि वस्तु पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यानी यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर धन आवेश आएगा, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर धन आवेश आएगा, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो इस पर ऋण आवेश आएगा। इस प्रकार देखिए दोस्तों, जो सोडियम है दोस्तों, सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इस पर धन आवेश आएगा। परंतु दोस्तों जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है तो इस पर ऋण आवेश आएगा। तो हमने समझ लिया धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, किसे कहते हैं। और अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने परिभाषा भी लिखा है दोस्तों कि जो होता है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वह पदार्थ आवेशित हो गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। आवेश, यहां से परिभाषा वैद्युत आवेश की आप लिख लीजिएगा और हम बताते हैं दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होता है दोस्तों, आवेश, एक सेकंड दोस्तों, आवेश दो प्रकार का होता है दोस्तों। आवेश जो होता है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है दोस्तों ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों दो आवेश, दो सेम प्रकृति का आवेश प्लस पॉजिटिव, और यहां पर भी है एक आवेश जो ये भी पॉजिटिव है, यदि दो समान प्रकृति के आवेश यदि पास आते हैं, यदि दो समान प्रकृति के आवेश को एक साथ रखा जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी प्रतिकर्षित यानी दोस्तों दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु दोस्तों वहीं पर यदि विपरीत प्रकृति के आवेश, एक तरफ प्लस आवेश है और एक तरफ क्या है दोस्तों, माइनस आवेश है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को पास बुलाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पास बुलाएंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों में, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आता है। और ऋणात्मक आवेश कब आता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे कि ये चित्र में दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेम प्रकृति के आवेश हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, दूर ढकेलेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऋण आवेश है तो ये भी एक दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, दूर ढकेलेंगे। ये कहेगा दोस्तों कि दूर रहो हमसे, ये इस तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो ये वाला आवेश है दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाला, ये भी क्या होगा दोस्तों, दूर भागेगा। सब क्या करेंगे दोस्तों, दूर भागेंगे। परंतु दोस्तों यहीं पर ये वाले चित्र में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, पास बुलाएंगे। यानी दोस्तों समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हम यह कह सकते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वैद्युत धारा, वैद्युत धारा किसे कहते हैं दोस्तों, हमने अभी पढ़ा आवेश, आवेश क्या होता है, अब हम वैद्युत धारा समझते हैं। आवेश की जो प्रवाह की दर होती है, किसी चालक में जो आवेश जिस दर से बहती है उसे वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में दोस्तों, माना कोई चालक है दोस्तों, उसमें जो धारा बह रही है, क्यों धारा t सेकंड में बह रही है, तो जो आवेश की प्रवाह की दर होगी उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और यहां से यदि हम आवेश का मात्रक देखें दोस्तों, क्यू का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। और दोस्तों जो टी समय जो नापा जाता है वह सेकंड में नापा जाता है, 1 सेकंड।
समय जो नापा जाता है वह किस में होता है दोस्तों, सेकंड में होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो I का जो मात्रक होगा, यानी जो धारा का मात्रक होगा, यह क्या होगा दोस्तों, कूलाम, एक सेकंड, ये क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक दोस्तों, जो धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड होगा। इसको कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से। कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, ए से दर्शाते हैं। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों, ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि ऐसी राशि जिससे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा और वह त्रिभुज के योग के नियम का पालन, वेक्टर त्रिभुज के योग के नियम का पालन करे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश राशि कहते हैं। एक टेंशन क्वांटिटी होती है दोस्तों, उसे अलग से पढ़ेंगे, परंतु आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक, तो यदि धारा का आपसे कोई मात्रक पूछता है, वैद्युत धारा का मात्रक, तो कूलाम प्रति सेकंड और या तो एम्पियर। यदि ऑप्शन में कूलाम प्रति एम्पियर दिया है तो आप एम्पियर पर टिक लगाएंगे, नहीं तो कूलाम प्रति सेकंड पर। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। देखिए इस पेज पर हमने सब कुछ लिखा है। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, यहां पर लिखा है दोस्तों, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं और I इक्वल टू Q/T फार्मूला होता है। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक अभी हमने बताया एम्पियर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी इसका मात्रक जो होगा वह एम्पियर होगा। ठीक, इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब चलिए कुछ इस पर हम सवाल लगाते हैं, पहले न्यूमेरिकल करते हैं। धारा के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, अब जैसे आप लोगों को यदि माइक्रो एम्पियर ये सब पूछता है तो आप लोग माइक्रो, जिस वर्ड के पहले माइक्रो लगता है उसका पावर हो जाता है -6, ये सब आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें सवाल क्या दिया गया है, सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। एक चालक, हमें क्या है, एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और यह कितनी देर तक प्रवाहित हो रही है दोस्तों, चालक से होकर 1 मिनट तक आवेश कितना गुजरेगा। 1 मिनट तक यदि इसी धारा को प्रवाहित किया जाए तो उसमें आवेश कितना गुजरेगा, ये पूछ रहा है। तो हम चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे हमें दिया कि क्या क्या है। दोस्तों जिस शब्द के पीछे एम्पियर लगा होता है उसे धारा कहते हैं, यानी हमें धारा का मान दिया गया है, I इक्वल टू दिया गया है दोस्तों 3.5 एम्पियर। धारा है 3.5 एम्पियर। और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, T इक्वल टू दिया गया है दोस्तों 1 मिनट। यदि दोस्तों मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 60 से गुणा करेंगे, यानी दोस्तों हमारा जो मान आएगा दोस्तों टोटल, वह कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 सेकंड। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ गया। हमें निकालना क्या है, आवेश। हमने I इक्वल टू पढ़ा है Q/T, हमने I इक्वल टू पढ़ा है Q/T। तो यहाँ से यदि हम Q की वैल्यू निकालें, यहाँ से यदि हम Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, Q इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों IT। क्या हो जाएगा दोस्तों, I इंटू में T। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो Q की वैल्यू हमें निकालना है, I की वैल्यू कितनी है 3.5 और T की वैल्यू कितनी है 60, और हम इसका गुणा कराएंगे दोस्तों। देखिए जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0, 1 सेकेंड यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6 3 18 और 3 21। ठीक दोस्तों, तो ये आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा दोस्तों, 210, और 210 कूलाम। ठीक से लिखते हैं दोस्तों, 210 कूलाम। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यदि किसी चालक में 3.5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो उससे होकर जो आवेश गुजरेगा उसका मान 210 कूलाम होगा। कितने कूलाम आवेश गुजरेगा, 210 कूलाम आवेश गुजरेगा। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए ये आंसर हो गया दोस्तों हम लोगों का।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक चालक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। क्या है, एक चालक में जो है वह 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और वह कितने मिनट तक प्रवाहित हो रही है, 3 मिनट तक गुजर रही है दोस्तों। तो हमें इसमें भी आवेश की मात्रा निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या है। हमें आई का मान दिया गया है, कितना है दोस्तों, 5 एम्पीयर। धारा प्रवाहित जो हो रहा है वह 5 एम्पीयर है। और क्या दिया है दोस्तों, टाइम दिया है, समय कितना है, 3 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कराएंगे, 60 से गुणा कराएंगे तो यह 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 एक सेकंड। यहां पर लिखते हैं 180 सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फार्मूला तो पता है, I इक्वल टू होता है Q/T। यहां से यदि हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां से क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। I का मान कितना है 5, T का मान कितना है 180। अब यहां से यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें कितना वैल्यू प्राप्त होगा, हमें जो Q का मान प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, हासिल बचा 4, 5 एकम 5 और 5 4 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 900 कूलाम। कितना आ जाएगा, 900 कूलाम। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 900 कूलाम। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या है, चालक। दोस्तों हमने बार बार एक शब्द प्रयोग किया, चालक। चालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ दोस्तों जिसमें आवेश, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित हो सके, सुगमता से प्रवाहित हो सके। ऐसे पदार्थ जिसमें से होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित हो सके, उन्हें चालक कहते हैं। यानी दोस्तों हम समझाते हैं, जैसे एक पॉइंट है दोस्तों, एक सेकंड, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम ए है, एक सेकंड यहाँ पर लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। कोई आवेश है यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक यदि इस पदार्थ से आवेश आसानी से चला जा रहा है तो हम इस पदार्थ को चालक कहेंगे। यानी कहने का पूरा मतलब क्या है, ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित हो जाए, उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों लोहा। क्या है दोस्तों, लोहा, पीतल, चांदी, सोना, तांबा, अम्ल, अम्ल का जली विलयन अम्ल और जली विलयन व क्षार आदि। और दोस्तों मानव शरीर भी होता है चालक दोस्तों। यदि आप करंट को छुएंगे तो आपको करंट मारेगा और आपको यदि दूसरा कोई छू रहा है तो उसे भी करंट मारेगा। यानी दोस्तों मानव शरीर भी क्या है, एक प्रकार का दोस्तों चालक है। दोस्तों कुछ पदार्थ होते हैं जो अचालक होते हैं, उन्हें चालक बनाना। जैसे दोस्तों अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल हो, अशुद्ध जल होता है दोस्तों, उसमें जो बैलेंस होता है, उसमें यदि हम नमक मिला दें तो उसका एक जली विलयन तैयार होगा और उसमें अब धारा प्रवाहित होगी। अशुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु उसमें यदि हम नमक को मिला दें, साल्ट जिसे बोलते हैं दोस्तों, जो घर में यूज होता है नमक, यदि उसको हम मिला दें तो उसमें आयनित हो जाएगा और उसके धनायन और ऋणायन अलग होने लगेंगे। ठीक दोस्तों, तो जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं, उस प्रक्रिया में दोस्तों उसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो होता है धारा प्रवाहित होने लगती है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ पर टॉपिक है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र। आप इमेजिन करिए एक चुम्बक आपके हाथ में है। आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक चुम्बक है। यहाँ पर देखिए आपके हाथ में एक क्या है, चुम्बक है। अब ये चुम्बक है तो इसके चारों ओर आप एक कील ले जाइए। देखिए इसके चारों ओर आप क्या ले जा रहे हैं, कील ले जा रहे हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन रहा है। ठीक, इसके चारों ओर क्या बन रहा है, एक क्षेत्र बन रहा होगा कुछ इस प्रकार, जहां तक कि ये चुम्बक का क्षेत्र कार्य कर रहा होगा। इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन रहा है जहां तक ये चुम्बक क्या कर रहा होगा, कार्य कर रहा होगा। यदि हम इन कीलों को इनके पास ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसे आकर्षित कर लेगा। ये क्या करेगा, इसे आकर्षित कर लेगा।
और इसी प्रकार दोस्तों क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब इस चुंबक का यदि हम क्षेत्र पूछेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे, इन कीलों को जहां तक ये कील उस किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक हम किसी कील को ले जा रहे हैं और वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर पा रहा है, उसे हम चुंबक क्षेत्र कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसे किसी चुंबक या चुंबक समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई लौह पदार्थ ले जाने पर आकर्षण बल का अनुभव करे। किसी चुंबक या चुंबक समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेशित कण अथवा लौह पदार्थ को ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश, हम मानते हैं कोई दोस्तों आवेश है, कोई क्या है दोस्तों आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके आसपास किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों, किसी आवेशित कण अथवा आवेशित कणों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेशित कण को ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे ही हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को क्लियर होगा। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों विभव क्या होता है, आप लोग इसे समझिए दोस्तों। देखिए माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या है दोस्तों, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, हमें क्या करना है, एक कोई यहाँ पर Q0 आवेश रखा है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कोई आवेश रखा है 0, Q0 मतलब दोस्तों बहुत कम मात्रा वाला आवेश, ऐसा जो परीक्षण आवेश, जो परीक्षण के लिए कार्य आता है। माना कोई Q आवेश, ये क्या है दोस्तों, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है। यानी यदि हम इस वैद्युत क्षेत्र में इसको हम ले आना चाहें, क्या करें, इस जो Q0 आवेश रखा है कहीं पर, इसे वैद्युत क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर हम ले आना चाहें, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर ले आने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। समझ गए दोस्तों। यानी हम इस आवेश को यहाँ तक ले आने में जितना कार्य करेंगे दोस्तों, वही हमारा वैद्युत विभव होगा। ठीक, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को क्लियर होगा। वैद्युत विभव को दोस्तों V से लिखते हैं, वैद्युत विभव को जो लिखते हैं वो V से लिखते हैं, वैद्युत विभव को V से लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों विद्युत विभव का, यहाँ पर हम V बराबर लिख सकते हैं दोस्तों। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर, हमें कार्य करना है किसको ले आने में, आवेश को, यानी V बराबर W/Q। एकांक Q0 यहाँ फिर रख सकते हैं दोस्तों, यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को क्लियर होगा। इसका मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। और दूसरा मात्रक होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। और दोस्तों आवेश का मात्रक जो दोस्तों वह क्या होता है, वह कूलाम होता है, कूलाम। इस प्रकार दोस्तों दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पूछते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। किसी चालक के, एक सेकंड हम आप लोगों को समझा देते हैं पहले। माना ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। एक सेकंड, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। एक सेकंड ठीक से बनाते हैं यहाँ से। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ कोई बिंदु है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम B। ठीक, किसी आवेश को A बिंदु से ले जाके हमें B बिंदु तक ले जाना है। किसी आवेश को A बिंदु से उठाकर हमें B बिंदु तक ले जाना है। और जो इन बिंदुओं के बीच जो कार्य होगा, इसको जो ले जाने में जो कार्य होगा,
वही कहलाएगा दोस्तों विद्युत विभवांतर। क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी चालक के दो बिंदुओं, माना एक चालक है ए पॉइंट और बी पॉइंट, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ आए। इसे हम लिखेंगे कैसे दोस्तों? विभवांतर को भी दोस्तों V से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, विभवांतर को भी V से लिखते हैं। और दोस्तों दो बिंदुओं के बीच कार्य हो रहा है, तो वो बिंदु जो हो रहे हैं वो कार्य क्या हो रहा है? A और B के बीच हो रहा है। तो हम W को जो लिख सकते हैं A और B लिख सकते हैं। और आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आवेश यानी Q यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यानी दोस्तों फार्मूला जो हो जाएगा V = WAB/Q। यानी किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक भी दोस्तों वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी जो होता है वोल्ट होता है। और यहाँ पर कार्य और एक मात्रक अभी हमने पढ़ा, वोल्ट जो होता है वह जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। एक सेकंड, जो वोल्ट अभी हमने पढ़ा उसे हम जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। कूलाम, जूल प्रति कूलाम। यहाँ पर पाई नहीं है दोस्तों, याद रखिए, जूल प्रति कूलाम यहाँ पर चंद्र बिंदु रहे। ठीक, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें ओम का नियम क्या है दोस्तों। ओम का नियम आप लोग समझिए। सबसे पहले कुछ परिभाषा से हम ओम का नियम कैसे सत्यापित किया जाता है हम आप लोगों को बताते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे लंबाई तथा ताप व दाब, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई ताप व दाब को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी दोस्तों बदला ना जाए, किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई ताप दाब को अपरिवर्तित रखा जाए यानी बदला ना जाए, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? अनुक्रमानुपाती यानी दोस्तों समानुपाती। ठीक, यदि हम कोई चालक है दोस्तों, उसकी हम लंबाई और ताप व दाब को हम नियत रखते हैं, हम बदलते नहीं, तो उनके बीच जो विभवांतर होगा यानी जो V होगा वह क्या होगा दोस्तों? उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती धारा यानी दोस्तों I। यही कहने का ओम का नियम यही है कि V जो प्रोपोर्शनल होता है I के होता है। V जो प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है? I के। यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था को यदि परिवर्तित ना किया जाए तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम सत्यापित कैसे करेंगे। यहाँ से आप लोगों को पता होगा यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर जो नियतांक आएगा वह नियतांक R आएगा। प्रोपोर्शनल के साइन के स्थान पर जो नियतांक आता है वहाँ यहाँ पर R आएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों I। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ। यानी जो हमारा फार्मूला होगा V = IR, ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा फार्मूला हो गया V = IR, ये हमारा फार्मूला होगा। यदि किसी चालक, एक बार फिर सुन लेते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में क्या क्या नहीं बदलना चाहिए? लंबाई, ताप और दाब, ये ना बदला जाए, तो उनके जो सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसमें जो प्रवाहित धारा हो रहा है, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये ओम का नियम है। आशा करते हैं इतना आप सभी को क्लियर होगा। इसमें दोस्तों आप लोग ये V जो है ये विभव है या विभवांतर हो सकता है। यहाँ पर विभवांतर दिया है तो V विभवांतर है। ठीक, और जो I है, I क्या है? धारा है। और यहाँ पर एक अक्षर है R। R क्या है दोस्तों? R है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। R जो है वो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझे। और इसका मात्रक ओम का जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो ओम एक वैज्ञानिक थे।
इनका जो रेजिस्टेंस ये जो है इसका मात्रक ओम के नाम पे ही रख दिया गया ओम, और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण, पहले सुनिए, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध जो उत्पन्न करता है, उसे ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या फिर यहां पर लिखा है किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध यानी अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हम इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, किसी चालक के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, यानी जब धारा प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, और इसका मात्रक जो होता है दोस्तों ओम होता है। यहां पर लिखा है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोध को दोस्तों आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। और आर बराबर यदि हम फार्मूला देखें तो दोस्तों आर का जो फार्मूला जो इसका ड्राइव हुआ है, जो निकला है ये फार्मूला, ये कहां से निकला है दोस्तों? ये फार्मूला निकला है ओम के नियम से। हमने पढ़ा V = IR होता है। यहां से यदि हम R का मान निकालें, किसका मान निकालें दोस्तों? यदि यहां से हम R का मान निकालें तो R क्या हो जाएगा दोस्तों? R हो जाएगा V/I। क्या हो जाएगा दोस्तों? V/I। यानी हम इसको कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं दोस्तों, जो विभव होता है और उसमें जो किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित जो धारा होता है, इनका अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों? एक नियतांक। ये एक नियतांक कांस्टेंट है। ठीक दोस्तों, सभी पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। आशा करते हैं इतना आप सभी को क्लियर होगा। चलिए न्यूमेरिकल होगा तो आगे हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक प्रतिरोधक में 20 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक प्रतिरोधक में 20 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक प्रतिरोधक यानी दोस्तों कोई धारक है, कोई चालक है दोस्तों, वह प्रतिरोधक चालक है। कैसा है? प्रतिरोधक मतलब उसमें प्रतिरोध है और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, विभव है उसका दोस्तों, वो कितना है दोस्तों? 20 वोल्ट का। विभव जो है वो 20 वोल्ट का है। और जो धारा आई का मान जो है, स्मॉल आई लिखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं कैपिटल आई भी लिखा जाता है। आई का जो मान है वो कितना है? 4 एम्पीयर है। हमें निकालना क्या है दोस्तों? प्रतिरोध यानी आर निकालना है, आर का मान निकालना है। और अभी हमने पढ़ा R = V/I। तो हम क्या करेंगे? R = V का मान कितना है? 20, I का मान कितना है? 4, और इसे हम कैंसिल करेंगे, आएगा कितना? 5। यानी R कितना आ गया दोस्तों? R कितना आ गया? R जो आ गया यहाँ पर हम लिख सकते हैं, R का मान जो है वह आ गया 5 ओम, और ओम का सिंबल बना देते हैं। R का मान जो आ गया वह 5 ओम हो गया। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। यानी R की वैल्यू दी है दोस्तों, कितना है? 10 ओम। एक सेकंड, R की वैल्यू दी है वो कितना है? 10 ओम। ठीक, R की वैल्यू 10 ओम, इसको ओम का सिंबल। ठीक, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I की वैल्यू दी है 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित है। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है, यानी दोस्तों हमें V का मान निकालना है। और अभी हमने पढ़ा है दोस्तों ओम के नियम से, अभी हमने पढ़ा V बराबर होता है IR। तो यहां से हम यदि निकालते हैं V का मान, तो I का मान तो 1/2 है और R का मान 10 है, और इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों? 5।
कितना आएगा 5। यानी इसमें जो वोल्ट जो विभवांतर है वह कितना है 5 वोल्ट का। इसमें जो विभवांतर है वह कितने वोल्ट का है 5 वोल्ट का। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।